हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों इस समय हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 की टारगेट करके जीके जीएस की क्लास को चला रहे हैं। और ये प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है। और ये बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न आते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न सीटेट पेपर 2 जिसमें एसएसटी आती है उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्त मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप यदि मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। यदि पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 23 मार्च 1932 को, 23 फरवरी 1930 को, 23 मार्च 1931 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि और इससे संबंधित कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं। भगत सिंह एक समाजवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तेजक हिंसा के लिए 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। कौन भगत सिंह क्या थे? समाजवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तेजक हिंसा के लिए 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अपने साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। इसके जुर्म में ये तीनों दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स इनकी हत्या के जुर्म में इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। जिस दिन इन्हें फांसी दिया गया था उस दिन पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया था। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? आज भी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर दूसरा है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सद्धू और कान्हू, बुद्ध भगत और तेजा भगत, मलुक मानेका और जोधा मानेका, मुलू मानेका और जोधा मानेका। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, अब जो झारखंड में है, राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जातियों का विद्रोह था। संथाल विद्रोह 1855 और 56 के दौरान हुआ था। भारत में अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथा और जमींदारी व्यवस्था से संथाल लोगों को परेशान कर दिया था। जो सूदखोरी थी और जमींदारी प्रथा थी वो संथाल लोगों को परेशान कर दिया था। दो भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। और संथाल भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाने वाले 5 सबसे बड़ी आदिवासी समूह हैं। 5वीं सबसे बड़ी आदिवासी समूह हैं। जो संथाल है कहाँ कहाँ पे है? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है और उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, अरोड़ा आसफ अली ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिसंबर 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ में मिले। दिसंबर 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यहाँ पे मुस्लिम होगा, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ में मिले। यह जिन्ना के अथक प्रयासों का कारण था कि कांग्रेस पहली बार और आखिरी बार अलग अलग निर्वाचकों के लिए सहमत हुई। इसे लखनऊ पैक्ट समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जिन्ना के इन प्रयासों की सराहना करने के लिए सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 4 है, किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल की सजा काटी थी? किस स्थान पर लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में सजा दी गई थी? सेल्यूलर जेल अंडमान, यरवदा जेल पुणे, मांडले जेल वर्मा। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लोकमान्य तिलक थे उनके राजद्रोह के आरोप में मांडले जेल बर्मा में इनको सजा काटी थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 30 अप्रैल को 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में
मारने के लिए कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंटी के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को एक गाड़ी पर बम फेंका था। जो 30 अप्रैल 1908 था, उस दिन प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गलती से इस यात्रा मतलब जो जिस गाड़ी पर वो बम फेंके थे उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे। उस गाड़ी में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। 2 महिलाओं की मौत हो जाने के बाद उसी की सज़ा में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मतलब सज़ा दी गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी मतलब जब पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो वो अपने आप आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। तिलक ने अपने पत्र केसरी में, इसी से संबंधित है तिलक का मामला, तिलक ने अपने पत्र केसरी में क्रांतिकारियों के बचाव किया था और तत्काल राजस्व और सुशासन का आह्वान किया था। सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। ये जो लोकमान्य तिलक हैं, जिन्हें राजद्रोह के रूप में 6 साल की जेल काटना पड़ा था, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मामले से संदर्भित है। इन्हीं लोगों के बचाव में अपने जो केसरी पत्रिका थी उन्हीं में कुछ आह्वान किए थे सरकार से और राजस्व स्वशासन से। इसी के आरोप में उन्हें राजद्रोह का आरोप लगा। न्यायाधीश दिनसो डी डाबर ने उन्हें मांडेल बर्मा में 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई और 1000 का जुर्माना लगाया था। तो कहाँ पे लोकमान्य तिलक ने 6 साल की जेल काटे थे? तो मांडले बर्मा में। प्रश्न नंबर 5 है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जिम्मरमैन योजना से संबंधित कौन से व्यक्ति थे? लाल हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो ये तीनों लोग जिम्मरमैन योजना से संबंधित है। लाल हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लाल हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय व अन्य मिलकर 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंटेलिजेंस की स्थापना की थी। क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा विदेश में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था तथा भारत को आज़ाद करना था। जो जिम्मरमैन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु विदेशों में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था तथा भारत को आज़ाद करना था। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने विदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसका बहिष्कार करने के लिए 20 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। इसका बहिष्कार करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार और नेतृत्वकर्ता बम्बई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक थे, दिल्ली में सैयद हैदर राजा थे, मद्रास में चिंबर पिल्लई पी आनंद चोल थे, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजित सिंह और लाला लाजपत राय थे। प्रश्न नंबर 7वां है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1857 की विद्रोह का विफलता का कारण अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठता भी था, विद्रोहों के पास कोई एकीकरण कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का संभावित कारण निम्न है। एकीकरण योजना और विचारधारा का अभाव था, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला और इस तरह इससे अखिल भारतीय लक्षण का अभाव पाया गया। अधिकांश शासक और जमींदार ब्रिटिश शासन की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्हें विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और अंग्रेजों के पास सेना और सामग्री दोनों की दृष्टि से पर्याप्त संसाधन थे, ब्रिटिश सैनिकों के पास बेहतर हथियार थे। ये सब 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण है। और जमींदार और शिक्षित लोगों का साथ नहीं मिला, जिससे 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। यदि उस समय सफल हो गया होता तो 1947 की जगह पर 1857 को ही हमें आज़ादी मिल गई होती अंग्रेजों से। प्रश्न नंबर 8 है,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई है? होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटू मार्ले सुधार। तो इन चारों में से सूरत विभाजन सबसे अधिक पहले हुआ है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बढ़ गया। कब? जो सूरत अधिवेशन था वो 1907 में हुआ था, और उस समय कांग्रेस नरम और गरम दल दो दलों में बंट गया और सूरत का विभाजन, इसे ही सूरत का विभाजन कहा जाता है। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, और मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन 1909 में आया था, होम रूल आंदोलन 1916 में आया था, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में आया था। प्रश्न नंबर 9 है, बिहार का वह रसोइया जिसे 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। 1917 में जो बिहार का एक रसोइया था, महात्मा गांधी को हत्या करने के प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। वो कौन सा रसोइया था? मीर बकवाल, मुजफ्फर अहमद, बतख मियाँ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। तो वो रसोइया बतख मियाँ थे जो गांधी जी को जहर से बचाए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का अंतिम सवाल है, राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतीश सर किसके द्वारा लिखी गई है? चरक, कौटिल्य, कामंदक, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतीश सर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनवाना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की आइकन का जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी थी ताकि मैं सुधार सकूं। इसके साथ साथ शेयर करिएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप किस टॉपिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।